एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज ए इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, बिहेवियर, इवेंट बेस्ड ऑन द बिलीफ गाइडिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एटीट्यूड की हम लोग बात करें तो एटीट्यूड एक प्रकार की मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति का मतलब होता है इंसान का अपना एक ऐसा चरित्र होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति या व्यवहार या घटना के प्रति अपने विश्वासों के आधार पर यही उसके व्यवहार को दर्शाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपना व्यवहार दिखाता है किसी भी बात पे, तो वो व्यवहार उसके विश्वास के आधार पर होता है। एटीट्यूड ये इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्सन और बिहेवियर, ये हमेशा इंसान के बिहेवियर पर आधारित होता है। कंपोनेंट क्या है, आखिर ऐसे घटक क्या हैं, क्या घटक हो सकते हैं, घटक कहते किसे हैं। कंपोनेंट ऐसे घटक जो प्रभावित करेंगे, जो घटक जिनसे एटीट्यूड बनता है, जैसे कि कोग्निटिव कंपोनेंट ऑफ बिलीफ एंड डिसबिलीफ। कोग्निटिव यानी कि अगर आप बात करें एक ऐसे संज्ञानात्मक तरीके की जिसमें बिलीफ और डिसबिलीफ हो, यानी कि आपके अंदर विश्वास और अविश्वास हो। ये विश्वास और अविश्वास किसी भी चीज के प्रति मनुष्य के अंदर मेड अप ऑफ ए थॉट्स एंड बिलीफ द पीपल होल्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए एटीट्यूड। तो ऐसा होता है कि हम व्यक्तियों के जो विचार होते हैं और विश्वासों से ये संबंधित होता है। हमारे जो बिलीफ और डिसबिलीफ है एटीट्यूड में, जो हमारा विश्वास है और अविश्वास है, ये हमारे विचारों के साथ संबंधित होता है। ये हमारे थॉट्स के साथ संबंधित होता है हर एक उस ऑब्जेक्ट के। यानी कि हम जब भी किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, क्या सही मानते हैं, हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, सही मानते हैं, यही हमारा एक कोग्निटिव कंपोनेंट होता है बिलीफ और डिसबिलीफ में। दूसरा आता है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइक और डिसलाइक। हम चीजों को पसंद और नापसंद करेंगे। सो अफेक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? मैटर ऑफ द लाइकिंग और डिसलाइक समथिंग। हम किसी भी चीज को पसंद और नापसंद करते हैं, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ए इमोशनल फीलिंग स्टिमुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ ए एटीट्यूड। हमारा जो अपना एटीट्यूड होता है, हमारी जो मनोवृत्ति होती है, हमारा जो व्यवहार होता है, विश्वास से भरा व्यवहार होता है, एक भावनात्मक तरीके से होता है। हम किसी भी चीज को जब पसंद करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई ये मानता है कि वो एक नर्सिंग प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, तो उसे वो पसंद भी आ जाता है। कैसे? इफ वन हैज अ बिलीव दैट नर्सिंग इज ए गुड प्रोफेशन, ही और शी मे लाइक टू ऑप्ट नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। अगर हम ये सोचे, कोई व्यक्ति सोचे कि नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो बाद में वो नर्सिंग करेगा भी। यानी कि वो विश्वास से भरा है, उसका एटीट्यूड बन जाता है, वो कार्यों में लग जाता है, वो विश्वास को दिखाता है, अपने व्यवहार में विश्वास भरा व्यवहार दिखाता है। नेक्स्ट आता है एक्शन कंपोनेंट ऑफ द रीडिंग रेडीनेस टू रेस्पोंड। रेडीनेस टू रेस्पोंड, रेडीनेस का मतलब होता है तैयार होना प्रतिक्रिया के लिए। रेस्पोंड यानी कि प्रतिक्रिया, हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार होते हैं। हमारा जो एक्शन है, हमारी जो क्रिया है, वो प्रतिक्रिया के लिए तैयार होती है। अब ये चीज है क्या? ये हमारे व्यवहार से डायरेक्ट लिंक करती है। यानी कि एक्शन कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड रेफर रेडीनेस टू द रेस्पोंड, डायरेक्ट ये हमारे व्यवहार के साथ रेस्पोंड करती है। एंड देन दैट इज एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड यूजुअली हैव अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ बिहेवियर। और ये हमेशा हमारा व्यवहार हमेशा हमारे रिलेशनशिप के साथ काम करता है। कैसे हमें प्रतिक्रिया करना है, हम जिन चीजों के साथ संबंधित होंगे, हम उसकी प्रक्रिया उसी तरीके से ही देने वाले। तो ये एक 3 प्रकार के कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है विश्वास और अविश्वास का, दूसरा कंपोनेंट है इसका पसंद और नापसंद का, और तीसरा है हमारी प्रतिक्रिया की तैयारी करना। पहले चीजों को विश्वास या अविश्वास दिखाएंगे, फिर चीजों को पसंद या नापसंद करेंगे, फिर हमारी प्रतिक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट आता थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंजेस। आप हमेशा अपने अंदर या किसी के अंदर भी एटीट्यूड को बदलते हुए देखते हैं। तो जब एटीट्यूड बदलता है तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं। पहला आती है थ्योरी, वो आती है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी क्या है? हम हमेशा एज ए ह्यूमन बीइंग
हर चीजों में बैलेंस बनाना चाहते हैं, हम हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं, और बैलेंस संबंधित जितना भी असंतुलित होता है व्यक्ति उसे संतुलित करने की कोशिश करता है। ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी चीज संतुलित नहीं है तो आप उसे असंतुलित मानते हैं तो आप उसे संतुलित कर दीजिए, हर व्यक्ति उसे संतुलित करेगा। ये क्या है, हेडर 1946 से 1958 इन्होंने क्या है, इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बोला है, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट और ए पर्सन के बारे में बताती है, विच मे नॉट एग्री विद वन अनदर। ऐसा हो सकता है कि हमेशा दो लोग एक दूसरे की बातों से विश्वास रखेंगे या नहीं रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति कुछ कहेगा तो दूसरा उसको मानेगा या नहीं मानेगा, तो उन दोनों को माना अब ये नहीं है, बट देर इज ऑलवेज अ मूवमेंट टूवर्ड्स अ बैलेंस स्टेट, हमेशा एक बैलेंस स्टेट की ओर एक बात करते हैं, एंड दैट इज द सिचुएशन इन विच द रिलेशंस फिट टुगेदर हार्मोनियसली, देन देयर इज नो स्ट्रेस। हमेशा वे दोनों एक दूसरे को मान लेते हैं, एक दूसरे की बातों को मान लेते हैं, और वहां पर उन दोनों के बीच स्ट्रेस नहीं होता है। तो व्हाट इज द बैलेंस थ्योरी? बैलेंस थ्योरी का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले क्या है सेकेंडरी क्या है, ये बैलेंस थ्योरी होता है। तो बैलेंस थ्योरी पहले लोग एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे लेकिन उसके बाद वो बातें मान सकते हैं, तो ये क्या एक प्रकार की बैलेंस थ्योरी होती है। दिस थ्योरी स्टेटमेंट आर शोन एज बाय द प्लस और माइनस साइन, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, एंड देन प्रिडिक्ट भविष्यवाणी कर सकता है व्हेन ऑल आर द साइन आर पॉजिटिव एंड स्टेट बैलेंस आर द एक्सिस्टिंग। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति सही एक व्यक्ति गलत होगा, लेकिन वो सब क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली साइन दर्शाते अपनी बातों में। अगर कोई नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसे भी वो ऐसे बोलता है जैसे वो सही बोल रहा हो। तो ये जो है तरीका, ये एक बैलेंस को एग्जिस्ट करता है, एंड देयर इज समथिंग एल्स टू नो दिस। ऐसा हो सकता है कि हम बैलेंसिंग को समझें। दूसरा आता है कॉन्ग्रुइटी थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसमें व्यक्ति अपने सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को संतुलित करने की कोशिश करता है। पहले हमने देखा कि दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, दो लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अपने अंदर हम ऐसा कर रहे हैं, हम अपने अंदर सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों के जो दृष्टिकोण हैं उन्हें संतुलित करते हैं। सो imbalance between our attitude is resolving by the summing at the amount of their positive or negative qualities. हम हमेशा हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इज अ पेयर ऑफ द एटीट्यूड ऑन विच वन हैज अ पॉजिटिव साइन। ऐसा हो सकता है अगर दो बात करोगे तो एक ऐसा हो सकता है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एंड वन हैज अ नेगेटिव साइन, तो वन एक पॉजिटिव है वन एक नेगेटिव है। देन ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ एन एटीट्यूड, द लेस लाइकली इट इज टू चेंज व्हेन अपेयर्ड विद समथिंग ऑफ एन अपोजिट साइन। ऐसा हो सकता है ये साइन इसके मुकाबले अपने आप को ज्यादा करेगा और ये साइन अपने मुकाबले उसको ज्यादा करेगा। दैट मीन्स कि जो संतुलन बनाने की बात आती है सकारात्मक और नकारात्मक के अनुसार, हमारे अंदर कोई नकारात्मक बातें हैं तो सकारात्मक विचार नकारात्मक बातों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। सेम लाइक नेगेटिव आल्सो मेक अ गुड, सो लाइक एंड डिसलाइक आल्सो। एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, थर्ड है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये क्या है, जब विचार भावनाएं व्यवहार आपस में मेल नहीं खाते, विचार भावनाएं व्यवहार आपस में मेल नहीं खाते, तब तनाव यानी कि स्ट्रेस पैदा होता है, और व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए अपने व्यवहार और सोच को बदलता है। हम क्या समझ रहे हैं, व्हेन आर रिलेटेड कॉग्निशन फीलिंग एंड द बिहेवियर आर इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी, तीनों एक साथ मेल नहीं खा रहे हैं, एंड इट क्रिएट्स अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ ए टेंशन, और आपको इस टेंशन और स्ट्रेस हो जाता है। तब आप उसमें क्या करते हैं, आप उसके रिड्यूस करने के लिए आप करते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर बदलाव लेके आते हैं, आप अपने व्यवहार को बदलते हैं, आप अपने सोच को करते हैं। डिसोनेंस बाय द चेंजिंग देयर कॉग्निशंस फीलिंग एंड बिहेवियर आल्सो। So for the instance, a person who start out with a negative attitude towards a marijuana will experience cognitive dissonance if they start smoking marijuana and find themselves enjoying the experiences, and their experiences is thus likely to motive to change their attitude towards marijuana or stop using marijuana. That means जब
विचार और भावनाएं और व्यवहार मेल नहीं खाएगा तो तनाव आएगा। तनाव को कम करने के लिए हम अपने व्यवहारों में ही बदलाव लेके आएंगे, सोच को बदल देंगे, हम अपने माइंडसेट को बदलेंगे। तो हम यहाँ पे 3 तरह की थ्योरीज को देख रहे हैं। पहला आता है संतुलित थ्योरी। संतुलित थ्योरी का मतलब है अगर असंतुलन आपके माइंड में आ रहा तो आप संतुलित तरीके से उसे डील करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आएगा संगति। अगर हमारे विचार सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से चल रहे हैं तो हम उनको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, हम अच्छे विचार लाएंगे, बुरे विचार दूर करेंगे। और तीसरा है संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, जिसके अंदर जो डिसोनेंस है, फेस्टिनेंस है, इसमें क्या है, हमारे विचार और भावनाएं और हमारा व्यवहार हमारा ही खुद मेल नहीं खाता है, तब हम अपने विचार और व्यवहारों में बदलाव लाते हैं। तो 3 प्रकार के यहाँ पर थ्योरी देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। हाउ यू मेजर द एटीट्यूड, कैसे आप करते हो? सेल्फ रिपोर्ट मेथड के द्वारा। सेल्फ रिपोर्ट में क्या करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि आप लाइक और डिसलाइक, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है ना। आप एटीट्यूड स्कोल्स की ओर जाएंगे। आप स्केल कैसे करेंगे आप, जैसे कि 5 4 3 2 1, है ना। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा, इनमें से कौन सा आपका आंसर किस स्केल लेवल पे था, है ना, आंसर की के अनुसार। मान के यहाँ पे था तो यहाँ पे 5 नंबर मिल गया। सो ऐसे ही ना, इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर है, स्केल्स है, लिंकेड स्केल है, बहुत सारी स्केल आती है, एटीट्यूड स्केल्स आल्सो विल बी देयर। तो ये सब चीज क्या करते हैं, सेल्फ हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बिहेवियर। आप किसी भी बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व कर सकते। ऑब्जर्वेशन हमेशा बाहर तरीके से होता है, आंतरिक तरीके से नहीं होता है। Method of the studying of a behavior consists in the perception and the individual attitude under the natural condition by other individuals and interpretation and analysis their perceived attitude by them. By this method, we can interfere the mental process of other persons throughout the observation of their external behavior. हम इसमें क्या समझते हैं, जो बाहरी व्यवहार होता है, बाहरी व्यवहार को देखकर अनुमान लगाया जाता है। बाहरी व्यवहार को देख के अनुमान लगाता, क्यों? क्योंकि हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर से तो करेंगे, अंदर से तो नहीं जा कर सकते। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से उस चीज को देख रहे हैं। हम अंदर से क्या करते हैं, लोगों को नहीं देख पाते, हम बाहर से लोगों को देखते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम अपने अनुमान को लगा सकते हैं। थर्ड आता है आपका इनवॉलेंट्री बिहेवियर मेजरमेंट। इनवॉलेंट्री बिहेवियरल मेजरमेंट, इनवॉलेंट्री बिहेवियरल मेजरमेंट, इनवॉलेंट्री बिहेवियरल मैनेजमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री, इसमें दिस स्टडी बॉडी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग जीएसआर स्किन रेस्पॉन्सेस लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और स्किन। ऐसा होता है बहुत बार स्किन में हम लोग इस तरह की थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथों में पसीने आते हैं, है ना। हमारा एटीट्यूड अलग होता है, हमारी एक्टिविटीज अलग होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी है मेजरमेंट, मेजल फेशियल मसल्स मूवमेंट। तो हम लोग पानी में हल्का हल्का करंट महसूस करना स्किन के अंदर, और या फिर फेशियल मसल्स का एक्टिवेट होना, ये सब चीज क्या है, एक प्रकार की थ्योरी के अंदर आता है। और अगर हम लोग बात करें कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को बदलेंगे, पहला आता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर का मतलब होता है लोगों से बातचीत करना, लोगों से बातचीत करना, है ना। कम्युनिकेटर में लोगों से बातचीत आप क्या करोगे, जैसे कि आप प्रेस्टिजियस तरीके से बात करते हो। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, प्रेस्टीज का मतलब होता है आपकी प्रतिष्ठा। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठा होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, व्हेन ए इवैल्यूएशन ऑफ ए न्यू नर्सिंग केयर और टेक्निक्स टू कम्युनिकेटेड बाय द नर्स इज मोर परस्यूसिव देन व्हेन ए हाउसवाइफ and the high prestigious source produce more change than those from the low prestigious sources. ऐसा हो सकता है कि हम लोगों से कैसे प्रभाव पाते हैं, हम कैसे प्रेस्टिजियसली उन चीज़ों को देखते हैं। तो कोई भी नई टेक्निक्स आ रही है, आप उन नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नेसेसरी है। जैसे कि पोलियो ड्रॉप पिलाना, आप पोलियो ड्रॉप पिलाना नेसेसरी करोगे। किसी फिल्म स्टार ने अगर दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक कम्युनिकेटर की तरह है। तो प्रेस्टिजियस ऑफ कम्युनिकेटर। नेक्स्ट आता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब अलग चीज है। जैसे इंटेंशन का मतलब क्या है, इंटेंशन का मतलब होता है हमारा इंटेंशन, हम किसी चीज को किस तरीके से सोच के चलते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है ना। सिमिलैरिटीज, क्या चीजों में सिमिलैरिटीज है, समानताएं क्या है, लिंकिंग, क्या लिंकिंग है,
क्या उनके अंदर लिंक है, पसंद क्या है, रेफरेंस ग्रुप, क्या रेफरेंस है, किसके द्वारा आया, आप समझने की कोशिश करें। इंटेंशन है रिगार्डलेस ऑफ एक्सपर्टाइजेस। समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। वी आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट। हम इन्फ्लुएंस महान कवियों से नहीं हुए हैं, बट रिव्यूज से हुए हैं, जो लोगों ने उन्हें रिव्यूज दिए हैं। पहला इंटेंशन आ गया। हम इंटेंशन कैसे देखते हैं? सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब है पीपल टेंड टू इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द पीपल हु आर सिमिलर टू देम देन बाय द पीपल हु आर डिफरेंट। हमारी सोच वाले व्यक्ति से हम इजीली इंप्रेस होंगे, इजीली हम उनकी ओर खिंचाव करेंगे मुकाबले उनके जिन्हें हम नहीं समझते। लिंकिंग, ए कम्युनिकेटर हु इज ट्रस्टेड इज मोर डिफिकल्ट टू रिजेक्ट। एक कम्युनिकेटर जब किसी पर ट्रस्ट करता है तो उसे इजीली रिजेक्ट नहीं करेगा। एंड हिज मैसेज शुड प्रोड्यूस मोर एटीट्यूड चेंजेस। रेफरेंसेस ग्रुप, ऐसा होता है कि रेफरेंसेस ग्रुप होते हैं। बहुत बार इंडिविजुअल्स हम लोग को ऐसे रेफरेंस देते हैं कि आप इनसे नहीं इनसे पढ़ लो, इनसे नहीं इनसे पढ़ लो, आप उनसे समझ लो। दीज आर द रेफरेंसेस ग्रुप। जैसे कि TNI, अगर आपको नर्सिंग के बारे में ज़्यादा समझना है तो TNI एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, आप उसके बारे में समझ सकते हो, है ना। दैट इज आल्सो। तो ये क्या है? एक प्रकार का रेफरेंस ग्रुप है। एंड देन नेक्स्ट वन इज स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट, अब ये स्लीपर इफेक्ट क्या होता है? स्लीपर इफेक्ट, द स्लीपर इफेक्ट, it appears that the effect of a source of communication is strongest immediately after the exposure of the communication। ऐसा होता है कि एकदम कम्युनिकेशन के बाद ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार का स्लीपर इफेक्ट होता है। यानी कि इट अफियर्स, स्लीपर इफेक्ट कब आता है? दैट अफेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, जब वो इमीडिएट एक्सपोजर में आता है, आप एकदम से उसे कम्युनिकेशन में यूज करने लगते हो, तुरंत हमारे लिए एक स्लीपर इफेक्ट आता है। ऐसे दूसरा होता है, पहला था कम्युनिकेटर, दूसरा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। अब संचार को समझेंगे, डिस्क्रिपेंसी, है ना, डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो गया नया स्पष्ट संदेश, ऐसा संदेश जो एकदम नया हो। दैट at mentioned earlier, the major source of stress is any influence situation comes from the discrepancy between the target initial attitude and attitude advocated by the communication। तो हम हमेशा अपने कम्युनिकेशन को लेके आते हैं और हमारा एक एटीट्यूड विल बी इन्फ्लुएंस्ड। हमारा एक एटीट्यूड जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेस के सोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं सिचुएशंस के माध्यम से। जैसे कोई भी सिचुएशन होता है तो हम उसमें इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। ये कहाँ से आया? जब हमने देखा कि जो हमारी जो टारगेट पीपल है, जो भी टारगेट पीपल है और उनका जो एटीट्यूड है कम्युनिकेट करने का, उन दोनों में जब हमने डिफरेंसेस देखे, तब हम उसमें समझ में आए कि कुछ नया है जो कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। तो कम्युनिकेशन, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो नया और स्पष्ट संदेश होना चाहिए, स्पष्ट और नया संदेश। वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड कम्युनिकेशन, ऐसा होता है एक तरफा समाचार प्रदान करना और दूसरी तरफा दोनों साइड से समाचार। तो सबको पता है कि जब वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार कुछ चीज़ों में हमारा एटीट्यूड वन साइड होता है, लेकिन जहां पर हम दोनों साइड में बातें करते हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा बेस्ट कम्युनिकेशन में बदल जाता है, जिसे हम लोग IPR के माध्यम से भी समझते हैं। IPR के स्टेटिंग ऑन ए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को क्या समझते हैं? है ना, कंक्लूजन का मतलब होता है एंड हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटीज दैट एनीवन इन अ ऑडियंस कुड मिस इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट, आप मिस इंटरप्रेटेड का मतलब क्या समझते हो? भाई आपने किसी को कुछ बोला, उस व्यक्ति ने उसका मीनिंग गलत बोल दिया। ये क्या है? कंक्लूजन को चेंज करता है। स्टेटिंग अ कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूजन के बारे में जब आप बोलते हो वो आपकी मदद करता है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। स्टेटिंग अ कंक्लूजन हेल्प करेगा। स्टेटिंग ऑफ कंक्लूजन किसका हिस्सा है? कम्युनिकेशन का।
और जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप एंड में बोलते हो एट लास्ट, जैसे क्लास ले रहे हो आप, क्लास में लास्ट जो बोलते हो कंक्लूजन, वो लोगों को बेहतर समझ में आता है और किसी भी प्रकार का मिस इंटरप्रिटेट नहीं होता। नोवेलिटी ऑफ ए इंफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन हमेशा इस तरह से इश्यूज बना सकता है कि ऑडियंस उसे सिमिलर तरीके से समझे। एक नोवेलिटी एक सिमिलर तरीके से काम करती है। एंड फियर एरुसल, ये क्या है? एरुसल फियर इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल वेज ऑफ द ट्राइंग टू कन्विनेंस समवन ऑफ समथिंग। इसमें कैसे काम करता है? इसमें ऐसे काम करता है कि आप किसी ना किसी को एक ऐसा तरीका मिल जाता है कि वो जब किसी से बात करता तो वो एक नेचुरल तरीके से उसे कन्विंस कर लेता है। A student nurse is emphasizing the importance of the brushing one's teeth 3 times a day and after every meal। ये क्या है? स्टूडेंट ने जैसे पेशेंट को बोला कि अगर आप टीथ को 3 बार ब्रश करोगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। कैसे? ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं करेगा, आप इसे बदल दो। स्टूडेंट क्या कह सकता है कि आप जब भी खाना खाओ 3 बार तो खाओगे ना, खाना खाने के बाद तुरंत कर लो ब्रश, बात खत्म हो गई। तो ये क्या हमारा एक फियर एरोसोल हो गया। एक आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट। टारगेट है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी कि कमिट करना। कमिटमेंट, इट इज एक्सटेंड टू विच द फील reluctant to give up his initial position attitude and greater the strength of the commitment to his own attitude, it is hard of individual to change his attitude। That means greater of the strength of the commitment to his own attitude। तो कमिटमेंट जो होता है हमेशा गिव अप पे नहीं चलता। हमारा एक कमिटमेंट होता है कि हम अपने एटीट्यूड को बना के रखेंगे और बनाएंगे, कम नहीं करेंगे। इनोकुलेशन एंड द सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट करेंगे। टारगेट जो होगा हमारा, उसकी विशेषताओं पे ध्यान रखते हुए हम उन्हें टारगेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों पे टारगेट करेंगे तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से विद देयर इश्यूज के अनुसार हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और हम उनके बीच में बिल्डअप कर सकते हैं अपने ओपिनियन को जब आप उनसे बात करते हैं। एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स, आप अपने अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो जिसमें कि हम लोग बेहतर लोगों के सामने परसीव कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, सिचुएशनल फैक्टर्स का मतलब होता है सिचुएशन का आना। जैसे कि फोरवार्न क्या होता है? फोरवार्न का मतलब होता है पूर्व सूचना। FORE। If someone is told ahead of the time that he is going to be exposed to persuasive communication, he is better able to resist the persuasion by that message। Forewarn, पहले ही लोगों को वार्न कर रहे हो, पहले ही सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही लोगों को वार्न कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। एग्रेशन, अरुसोल ऑफ एग्रेशन, इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है दोबारा से आप उनको रीइंफोर्स करते हो, मदद करते हो, है ना। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट अप्रोच प्रोड्यूस एटीट्यूड चेंज सिचुएशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस as the result which push the individual to change his attitude। When a nurse is rewarded with the best bedside nurse, जैसे आप किसी को बेस्ट बेडसाइड नर्स बोलोगे, herself also other also influence to show such an attitude in a future। ऐसा हो सकता है कि लोग एटीट्यूड लाए। अगर हम लोग बात करें एक एटीट्यूड की, तो एक नर्स के अंदर अगर आप इमोशन से भरे हुए मरीज की बात करेंगे कि इमोशन से भरा हुआ मरीज को आप कैसे डील करेंगे, है ना, यानी कि आप कैसे रोल ऑफ द नर्स निभाएंगे। डीलिंग विद द इलनेस, जब कोई मरीज बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
एक्सीडेंट है, सर्जरी है, पोस्ट सर्जरी है, पता नहीं वो क्या महसूस कर रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्या वो डर में तो नहीं है, क्या वो कन्फ्यूजन में, एंजाइटी में तो नहीं है, क्या वो इमोशनल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, डीलिंग विद द इलनेस होती है। प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर देयर ट्रीटमेंट। हम एज अ नर्स मरीज को प्रिपेयर करते हैं कि वो ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर रहें। एडजस्टिंग द हॉस्पिटल लाइफ, हम हॉस्पिटल लाइफ में एडजस्ट करने के लिए मदद करते हैं। इट इज नॉर्मल दैट पेशेंट टेक्स सम टाइम्स टू गेट अ यूज टू हॉस्पिटल लाइफ सिंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइफ एट होम। हैंडलिंग द मेंटल इफेक्ट, आप मेंटल इफेक्ट को हैंडल करने की भी मदद करते हो, मेंटल इफेक्ट को हैंडल करने की आप मदद करते हैं। तो दीज आर द रोल ऑफ ए नर्स, जिसमें आता है इलनेस के साथ डील करना, प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रीटमेंट, एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल लाइफ, हैंडलिंग द मेंटल इफेक्ट। तो ये सब कुछ क्या है, एक एटीट्यूड के बारे में है जिसे हम समझ रहे हैं, एक ऐसा एटीट्यूड जो हमारे विश्वास के द्वारा हमारे व्यवहार में झलकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।